चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। ठीक है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ब्लड के बारे में पढ़ा था। ब्लड का इंट्रोडक्शन आप लोगों को मैंने बताया था, उसका प्रॉपर्टीज बताया था और कंपोजिशन बताया था। तो इसी कंपोजिशन में जो पोर्शन है प्लाज्मा, उसको हम लेकर चल रहे हैं। इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें हमने बताया कि जो प्लाज्मा होता है वो टोटल ब्लड वॉल्यूम का कितना होता है, 55% होता है। ठीक है। तो प्लाज्मा जो होता है वो टोटल ब्लड वॉल्यूम का 55% होता है और ये एक स्ट्रा कलर क्लियर लिक्विड फ्लूइड होता है। ठीक है। यानी स्ट्रा कलर यानी भूसे की तरह बिल्कुल होता है। स्ट्रा का मतलब होता है भूसा। ठीक है। ओके। और जो प्लाज्मा होता है उसका जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो वाटर होता है। नियर अबाउट 92 to 93% वाटर होता है एंड रिमेनिंग पोर्शन सॉलिड एंड गैस होता है। यानी 7 to 8% सॉलिड होता है, 92 to 93% क्या होता है, वाटर होता है। ठीक। अब सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आपका प्लाज्मा प्रोटीन होता है। प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं आपके? प्लाज्मा प्रोटीन में आपका होता है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। ठीक है। ये प्लाज्मा प्रोटीन है। फिर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज भी होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आता है। फैट में आपका ट्राइग्लिसराइड आता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और फास्फोलिपिड होता है। कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं हमारे प्लाज्मा में, यानी एमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड प्रोटीजेज लाइक एंड लाइपेजेज। ठीक है। और हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स क्या एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो यानी अगर बात करें सॉलिड में तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आपका आता है प्लाज्मा प्रोटीन में आपका अमीनो एसिड यानी प्लाज्मा प्रोटीन में आपका आता है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन और कुछ अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। अब अमीनो एसिड दो तरह का होता है। एक एसेंशियल अमीनो एसिड और एक दूसरा जो होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब क्या आप समझते हैं? ऐसा अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी उसको बना नहीं पाती हो, यानी उसको हमें डाइट में लेना पड़ता है। किस में लेना पड़ता है? डाइट में। तो इसलिए हमारे शरीर के लिए क्या है, एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, वो हमको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद में आपका आता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी सॉलिड में दूसरा पोर्शन है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है और आयोडाइड etc। ठीक है। ये हमारे सॉलिड में आते हैं। ठीक। तो प्लाज्मा को दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है, वाटर वाला पोर्शन और सॉलिड वाला पोर्शन। जो वाटर है 92 to 93% होता है और जो सॉलिड पोर्शन होता है उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आपका प्लाज्मा प्रोटीन होता है प्लस अमीनो एसिड। प्लाज्मा प्रोटीन में आपका एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन होता है और अमीनो एसिड में आपका कौन सा होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है। दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, फैट यानी ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड फास्फोलिपिड। कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं लाइक एमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, लाइपेजेज एंड प्रोटीजेज। हार्मोन्स भी पाए जाते हैं हमारे किसमें, प्लाज्मा में, और प्लाज्मा के किस पोर्शन में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। ठीक। फिर दूसरा पोर्शन है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, आयोडाइड etc। ओके। ये आपका पोर्शन खत्म हो गया प्लाज्मा का, यानी प्लाज्मा इज एक्स्ट्रा कलर क्लियर लिक्विड फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है। इतना समझ आ गया कितना होता है टोटल ब्लड वॉल्यूम का, 55%। इट कंटेन्स 91 to 92% वाटर एंड 8 to 9% सॉलिड एंड गैस। इतना पोर्शन आपका खत्म। ओके। अब मैं बात करने जा रहा हूं सीरम के बारे में। सीरम क्या होता है? देखिए, सीरम कुछ नहीं है, सीरम बिल्कुल हूबहू प्लाज्मा की तरह होता है। प्लाज्मा और सीरम को देखेंगे, देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं एकदम, यानी सीरम जैसा होता है, यानी सीरम भी कैसा होता है, एक्स्ट्रा कलर का होता है ये भी। ठीक है। दोनों के कंपोजिशन में क्या है, डिफरेंट है, दोनों का कंपोजिशन अलग होता है। अगर प्लाज्मा की बात करें तो हमारे प्लाज्मा में एल्बुमिन भी होगा, ग्लोबुलिन भी होगा और फाइब्रिनोजन भी होगा, लेकिन सीरम में एल्बुमिन और ग्लोबुलिन तो होता है, फाइब्रिनोजन एब्सेंट होता है।
सीरम में ये जो फाइब्रिनोजन है एब्सेंट क्यों होता है? जब किसी को चोट लग जाता है तो चोट लगने के बाद में हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर कर जाती हैं। ठीक है, ये हमारे ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाती हैं। ठीक है, रप्चर करने के बाद में यहां से ब्लड लीक होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जितनी भी क्लॉटिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है ब्लड में। यहाँ प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होगा, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होने के बाद में यहाँ पे जो हमारे प्रोटीन्स है यानी फाइब्रिनोजन, वो फाइब्रिनोजन जो होगा, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फाइब्रिनोजन जब फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नेटवर्क बना लेता है, और इसी नेटवर्क में हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स ट्रैप कर जाता है, और ट्रैप होने के बाद में ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो ब्लड क्लॉट होने के नियर अबाउट 45 मिनट बाद एक येलोइश टाइप का एक लिक्विड जो है वो बाहर निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं? ओजेस आउट। ठीक है, जहां चोट लगी वहां से निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। ठीक है, तो सीरम को आपको अगर लिखना तो सीरम क्या है, आपको समझ में आ गया कि सीरम क्या है? सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन नहीं होगा सीरम में, क्यों नहीं होगा? क्योंकि चोट लगने के बाद में या कहीं कट लग जाए या किसी ब्लड वेसल, किसी ट्यूब में हम ब्लड निकाल ले, उसमें एंटीकोगुलेंट ना मिलाएं, तो कुछ देर बाद देखते हैं कि एक येलोइश कलर का है ना, एक्स्ट्रा कलर का फ्लूइड निकल रहा है। ठीक है, वो यहाँ जहां पे निकल रहा है वो आफ्टर 45 मिनट यानी मैंने अभी लिया उसके 45 मिनट, नियर अबाउट 45 मिनट बाद एक फ्लूइड निकलता है, उसी को हम सीरम नाम दे देते हैं। सीरम में सब कुछ होता है जो प्लाज्मा में होता है, एक ही चीज एब्सेंट होता है, वो है फाइब्रिनोजन। सीरम का वॉल्यूम जितना होगा उतना प्लाज्मा का वॉल्यूम होगा, बट उसमें फाइब्रिनोजन नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं आपको ब्लड का फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ ब्लड थोड़ा सा जो भी रह जाएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे। देखो फंक्शन ऑफ ब्लड का क्या है? फंक्शन ऑफ ब्लड, पहला जो फंक्शन है ब्लड का वो न्यूट्रिटिव फंक्शन है। क्या है? न्यूट्रिटिव फंक्शन, यानी जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, और क्या होता है? विटामिन्स। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में हमारे खाने का डाइजेशन होता है, और वो हमारे ब्लड में आकर वो जो भी ग्लूकोज, अमीनो एसिड या विटामिन वो हमारे ब्लड में आते हैं और उसको टारगेट सेल तक भेज दिया जाता है। तो इसलिए ये ब्लड के थ्रू ही आता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ब्लड इज अ न्यूट्रिटिव फंक्शन। आई बात समझ में? दूसरा ब्लड का क्या काम है? रिस्पायरेटरी फंक्शन। रिस्पायरेटरी फंक्शन, रिस्पायरेटरी फंक्शन का मतलब समझे कि जो लंग्स है, लंग्स में क्या होता है? एल्वुलस पाया जाता है, और वहां पे क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज होती हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीजन आया इस ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है और ये हमारे सेल को पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, उसके बदले में जो ऑक्सीजन जो यूटिलाइज हुआ है उसके बदले में क्या बनेगा? CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दोबारा से उसको क्या बोले, हमारे लंग्स को भेज दिया जाएगा। तो इसीलिए ब्लड को क्या बोला जाता है? ब्लड एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी फंक्शन। आई बात समझ में? तीसरा जो ब्लड का काम होता है वो डिफेंस फंक्शन है। क्या है? डिफेंस फंक्शन, डिफेंसिव फंक्शन। ब्लड कैसे डिफेंस करता है आप समझिए इस चीज को कि ब्लड हमारा कैसे हमको बचाता है। ठीक है, तो हमारे WBC पाए जाते हैं, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना। व्हाइट ब्लड सेल्स में क्या पाया जाता है? न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। आई बात समझ में? तो जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट है यह बैक्टीरिया को क्या कर लेता है? इंगल्फ कर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा यह बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेता है। ठीक है, और जो लिम्फोसाइट होता है एक तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स, यानी जो लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। तो ब्लड हमारा क्या है? एक्ट एज अ डिफेंस फंक्शन। ठीक है, मैं आपको डिटेल में पूरा बताऊंगा। उसके बाद में चौथा जो काम है इसका, ब्लड जो होता है एक तरीके से स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज कैसे? मान लीजिए ये हमारा ब्लड है ना। अब इसमें क्या पड़ा हुआ है? इसमें ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, प्रोटीन्स है,
ठीक है। जब कोई पर्सन स्टारवेशन कंडीशन में जाता है तो ब्लड इसी से यूटिलाइज करती है, यानी जो ब्लड है, यहाँ जो ब्लड है, इसी ब्लड से जो हमारे सेल हैं वो ग्लूकोज को लेती हैं, अमीनो एसिड को लेती हैं या प्रोटीन को लेती हैं। तो इसीलिए ब्लड क्या करता है, एक्ट एज अ स्टोरेज। ओके, और उसके बाद में ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है ब्लड। पांचवा हेडिंग है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कैसे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, क्योंकि ब्लड का जो स्पेसिफिक हीट होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म के द्वारा ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। आई बात समझ में? बाकी जो भी है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।